नमस्कार। चलिए आज भारतीय बजट के सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होगा ब्रिटिश राज से और पहुंचेगा आज के मॉडर्न इंडिया तक। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बजट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो बजट सरकार का पूरे साल का हिसाब किताब है, एक तरह का फाइनेंशियल प्लान जो अगले फिस्कल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। इसमें सरकार बताती है कि उससे पैसा कहाँ से मिलेगा, मतलब आय, और वो पैसा कहाँ खर्च करेगी, मतलब व्यय। चाहे वो सड़कें बनाना हो या कोई सोशल स्कीम चलानी हो, सब कुछ इसी में होता है। यही तो देश की इकोनॉमी की दिशा तय करता है। अब ये जो बजट की कहानी है ना, ये आज़ादी के बाद नहीं बल्कि बहुत पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ही शुरू हो गई थी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कौन सी तारीख थी जब भारत में बजट की नींव पड़ी। तारीख थी 7 अप्रैल 1860 और इसी दिन भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था और इसे पेश करने वाले थे एक ब्रिटिश फाइनेंसियर जेम्स विल्सन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बजट क्यों लाया गया था। इसका असल मकसद था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत को जो भारी भरकम फाइनेंशियल लॉस हुआ था उससे निपटना। तो कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत एक मजबूरी से हुई थी। फिर आया 1947 का साल और देश आज़ाद हुआ। इसके बाद बजट सिर्फ एक सरकारी टूल नहीं रहा, बल्कि ये बन गया देश की उम्मीदों और सपनों का एक दस्तावेज। सोचिए, आज़ादी मिले कुछ ही महीने हुए थे और 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे R.K. शनमुखम चट्टी, जिन्होंने ये बजट पेश किया। बजट का इतिहास सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि इसमें कई दिलचस्प रिकॉर्ड्स और कुछ ऐतिहासिक पहली बार भी शामिल हैं। तो ये जो नंबर 10 स्क्रीन पर है, इसका बजट के इतिहास से क्या लेना देना हो सकता है? ये वो संख्या है जितनी बार एक ही शख्स ने बजट पेश किया है, और ये रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कुल 10 बार बजट पेश किया। और रिकॉर्ड्स की बात चली है तो कुछ और कमाल के मोमेंट्स भी हैं। 1970 में इंदिरा गांधी पहली महिला बनी जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया, और फिर जमाना बदला तो 2021 में निर्मला सीतारमण ने देश का पहला पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया। जी हाँ, 2021 में बजट एक टैबलेट से पढ़ा गया था। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ बजट भी बदल रहा है और डिजिटल हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ हाल फिलहाल के बड़े बदलावों की, जिन्होंने बजट पेश करने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। जैसे कि 2017 में एक बड़ा बदलाव हुआ। बजट जो पहले फरवरी के आखिर में आता था, उसे 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। क्यों? ताकि जब 1 अप्रैल से नया फिस्कल ईयर शुरू हो तो सारी योजनाएं और नीतियां पहले दिन से ही लागू हो सकें, कोई देरी ना हो। और 2017 में ही एक और बड़ा काम हुआ। सालों से बल्कि करीब 1 सदी से चली आ रही अलग रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया गया। अब रेल बजट को भी आम बजट में ही मिला दिया गया है। अच्छा, एक बात और, क्या बजट सिर्फ एक ही तरह का होता है? नहीं, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के बजट होते हैं। देखिए, एक तो होता है जनरल बजट, जो हर साल आता है। फिर अगर चुनाव होने वाले हों तो एक इंटरिम बजट आता है। कभी कभी बीच में और पैसों की जरूरत पड़ जाए तो सप्लीमेंट्री बजट भी लाया जाता है। और एक होता है वोट ऑन अकाउंट। सबकी अपनी अपनी जगह है। तो देखिए, कहाँ ब्रिटिश राज की एक ज़रूरत से ये शुरू हुआ और आज कहाँ एक डिजिटल टैबलेट तक पहुंच गया है। बजट का ये सफ़र रुका नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। अब सवाल ये है कि इस डिजिटल युग में बजट का अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? सोचने वाली बात है ना? तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत के भविष्य के वित्तीय रोडमैप की, यानी केंद्रीय बजट 2026-27 की। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ये देश की उम्मीदों का एक पूरा स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है जो अगले 1 साल के लिए हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। इस बजट के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और वो है भारत की युवा शक्ति। मतलब हर पॉलिसी, हर फंड का मकसद यही है कि देश के नौजवानों की एनर्जी, उनकी क्रिएटिविटी और उनके पोटेंशियल को देश की तरक्की से कैसे जोड़ा जाए। अच्छा, तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसके मेन थीम से शुरू करेंगे, फिर इसके 3 बड़े पिलर्स को देखेंगे,
ये जानेंगे कि अलग-अलग सेक्टर्स पर इसका क्या असर होगा और आखिर में उन नंबरों की बात करेंगे जो इस सब को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा बजट 3 बुनियादी पिलर्स पर खड़ा है जो इसकी दिशा तय करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सरकार की 3 प्रमुख ड्यूटीज या कर्तव्य हैं जो मिलकर एक मजबूत और समावेशी भविष्य की नींव रखते हैं। और देखिए, ये तीनों कर्तव्य अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी तभी तो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन होंगे, और जब सब लोगों की क्षमता बढ़ेगी तभी सबका साथ सबका विकास का असली मतलब पूरा होगा। तो सबसे पहले पिलर की बात करते हैं। सवाल यह है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को सुपरचार्ज करने के लिए आखिर प्लान क्या है। आइए देखते हैं कि इसके लिए सरकार ने कौन से बड़े कदम उठाए हैं और सबसे ज्यादा निवेश कहां हो रहा है। इस पिलर का जो हेडलाइन नंबर है जो सबसे पहले सामने आता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.2 लाख करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश के फ्यूचर में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। असल में तो यही ग्रोथ की नींव है। और इस नंबर को अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो एक बड़ी छलांग दिखती है। पिछले साल ये 11.2 लाख करोड़ था और अब 12.2 लाख करोड़। ये जो उछाल है ना, ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर सरकार का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा पैसा, ये 12.2 लाख करोड़ जा कहाँ रहा है? इसे बहुत सोच समझकर 6 खास एरियाज में लगाया जा रहा है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो सारे सेक्टर्स जहां से सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं और इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे बड़ा फोकस कनेक्टिविटी पर है। सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और 20 नए नेशनल वाटरवेज। ये सिर्फ ट्रैवल का टाइम कम करने की बात नहीं है, ये तो बिजनेस और लॉजिस्टिक्स का पूरा गेम ही बदल देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज और बायोफार्मा जैसे हाईटेक सेक्टर्स के लिए भी बड़ा सपोर्ट है। एसएमई डेवलपमेंट फंड के लिए 10,000 करोड़ और बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए भी 10,000 करोड़। इन्हें ग्रोथ का चैंपियन बनाने पर जोर है। अब आते हैं दूसरे पिलर पे। पहला पिलर था इकोनॉमी को फ्यूल देना, दूसरा पिलर है लोगों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आखिर में असली तरक्की तो तभी है जब देश के लोग स्किल्ड और हेल्दी हों। तो इसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर है। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स, एनिमेशन और गेमिंग जैसी नई स्किल्स के लिए लैब्स, यहां तक कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों को डेवलप करने का भी प्लान है। मतलब बेसिक एजुकेशन से लेके फ्यूचर जॉब्स की तैयारी तक सब कुछ कवर किया गया है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां स्ट्रैटेजी 2 तरफा है। एक तरफ इंडिया को एक ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाना और दूसरी तरफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, खासतौर पर मेंटल हेल्थ जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करना। और हां, इस ब्लूप्रिंट में स्पोर्ट्स को भी नहीं भूला गया है। खेलो इंडिया मिशन के जरिए जमीनी स्तर से एथलीट्स के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का प्लान है, ट्रेनिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा देश के हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना रह जाए। इसमें खेती किसानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा फोकस है। एक नया एआई टूल भारत विस्तार बनाया जा रहा है, जिसका काम होगा किसानों को सही समय पर जरूरी जानकारी देना, ताकि उनकी पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ें। महिला सशक्तिकरण पर भी खास ध्यान दिया गया है। लखपति दीदी प्रोग्राम को और बढ़ाया जा रहा है और एक नई शी मार्ट स्कीम भी शुरू की जा रही है। इसका मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ पर भी जोर है। पूर्वोदय प्रोग्राम के जरिए पूर्वी राज्यों पर फोकस है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से ध्यान दिया गया है ताकि देश का हर हिस्सा तरक्की की दौड़ में साथ चले। तो ये थे 3 पिलर्स, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? अब बात करते हैं असली नंबर्स की, इस पूरे प्लान के पीछे के फिस्कल मैथमेटिक्स की। ये टेबल एक साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटा कंट्रोल में है। ये एक अनुशासित आर्थिक प्रबंधन का संकेत है। टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की तैयारी है। इसके अलावा फॉरेन टूर पैकेजेस पर टीसीएस और कुछ सर्विसेज पर टीडीएस में भी बदलाव किए गए हैं। और आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।
सेफ हार्बर लिमिट को सीधे 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है, जिससे कंप्लायंस आसान होगा और सर्विसेज को बूस्ट मिलेगा। चलिए एक आखिरी बार इस बजट के कुछ की फैक्ट्स को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये वो वन लाइनर्स हैं जो इस पूरे बजट का निचोड़ हैं और याद रखने लायक हैं। तो कुल मिलाकर यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल डिसिप्लिन पर एक साफ फोकस के साथ ये बजट भविष्य के लिए एक राह तो तय करता है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या ये ब्लूप्रिंट हमारी अगली पीढ़ी के लिए काफी है? क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।